माय नेम इज़ रेखा एंड वेलकम टू माय चैनल एम फॉर टीचिंग। इस चैनल के ज़रिए आप सभी को टीचिंग एग्जाम लाइक एस केवीएस एनवीएस ऑल टाइप ऑफ टेट एग्जाम के लिए कंटेंट प्रोवाइड होगा। सो मैं स्टार्ट करती हूँ मेरी पहली वीडियो जो केवीएस एग्जाम के एक विषय एजुकेशन साइकोलॉजी यानी शिक्षा मनोविज्ञान पर आधारित है। सो आइए स्टार्ट करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। चैप्टर 1 हमारे सामने साइकोलॉजी है, जिसके अंदर हम उसके मीनिंग, नेचर एंड स्कोप के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हम मनोविज्ञान के अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं उसके इंट्रोडक्शन पर, यानी कि परिचय पर। अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर कि मनोविज्ञान का परिचय है क्या, उसमें किस किस चीज़ों को डिवाइड किया गया है। तो इसके अंदर हमने उसके परिचय को हमने दो भागों में डिवाइड किया है। पहला है हमारा सीपरेट डिसिप्लिन, सेकंड है हमारा मेंटल फिलोसफी। अब हम ये जानेंगे कि मनोविज्ञान को यानी कि साइकोलॉजी को सीपरेट डिसिप्लिन क्यों कहा गया है और मेंटल फिलोसफी क्यों कहा गया है। सीपरेट डिसिप्लिन इसे इसलिए कहा गया है क्योंकि इसे स्वतंत्र विषय माना गया है। अब स्वतंत्र विषय क्या होता है, यानी कि एक पर्टिकुलर विषय का नाम दिया गया है मनोविज्ञान को, क्योंकि अब जैसा कि आप सभी को पता होगा स्कूल एंड कॉलेजेसों में स्टूडेंट्स की जो नंबरिंग है वो काफ़ी बढ़ती जा रही है, इसीलिए इसे एक पर्टिकुलर विषय बनाया गया है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट बनाया गया है, ताकि स्टूडेंट इसे अच्छी तरीके से एनालाइज कर सकें, ये जान सकें कि आखिर में मनोविज्ञान होता क्या है। सेकेंड है हमारा मेंटल फिलोसफी। अब इसे मेंटल फिलोसफी क्यों कहा गया है, क्योंकि मनोविज्ञान को 3 शब्दों से जोड़कर बनाया गया है। पहला है हमारा आत्मा, सेकंड है हमारा मन और थर्ड है हमारा मस्तिष्क, इसीलिए इसे मेंटल फिलोसफी का नाम दिया गया है। वैसे तो देखा जाए इन्हीं दोनों तथ्यों के आधार पर दर्शन शास्त्र को ही सही रूप में मनोविज्ञान का जन्मदाता कहा गया है, यानी कि फादर ऑफ साइकोलॉजी इज़ अ फिलोसफी। यह एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है, तो फिलोसफी यानी दर्शन शास्त्र को साइकोलॉजी का जन्मदाता कहा गया है। अब हम सेकंड पॉइंट पर आते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा साइकोलॉजी, जिसके अंदर हम उसके मीनिंग एंड डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे। अब अर्थ और परिभाषा की बात करें तो जो साइकोलॉजी है उसे दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा साइकी एंड सेकंड है हमारा लॉगोस। अब साइकी और लॉगोस का मतलब क्या होता है, साइकी का मतलब होता है विचार करना एंड लॉगोस का मतलब होता है डिफरेंट टाइप, मतलब कि अलग अलग समय पर विचार करना। अब ये विचार करना कैसे होता है, अब इसे हम 3 अलग अलग डेफिनेशंस के द्वारा पढ़ेंगे। वैसे तो कई वैज्ञानिकों ने मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीके से अपने अपने शब्दों में मनोविज्ञान को परिभाषित किया है, पर हम ओनली उन मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाओं पर ध्यान देंगे जो एग्ज़ाम में शॉर्ट पूछी जाती हैं। सो फर्स्ट है हमारी जो मैकडॉगल जी ने दिए हैं 1949 में, इट इज़ अ साइंस विच एम टू अ गिव अस बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोल टू द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म एज अ होल। इट मीन्स इसका मतलब यह है कि उन्होंने कहा है कि मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसका उद्देश्य सभी प्रकार से किसी भी प्राणी के व्यवहार का नियंत्रण करने और उसे अच्छी तरीके से समझने में सहायता प्रदान करता है। मतलब इसका मतलब यही हुआ कि हम मनोविज्ञान के द्वारा किसी भी प्राणी यानी कि किसी भी पर्सन के व्यवहार का नियंत्रण करने और उसे अच्छी तरीके से समझने में हेल्प मिलती है। सेकंड है हमारी जो हमारे वॉल्टर वॉलर्स ने 1911 में दिया है, और उन्होंने कहा है कि यह मनोविज्ञान को अत्यधिक संतोषजनक रूप में मानव व्यवहार का ज्ञान कहा गया है, यानी कि साइकोलॉजी में बी अ मोस्ट सेटिस्फैक्टरली डिफाइंड एज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। वॉल्टर वॉलर्स जिन्होंने 1911 में कहा है, उन्होंने मानव व्यवहार का विज्ञान कहा गया, उन्होंने मनोविज्ञान को मानव व्यवहार का विज्ञान कहा है। अब हम बात करें व्यवहार की यानी कि बिहेवियर की, तो इसके जनक यानी कि इसके जो फादर हैं उसे जेबी वॉटसन को कहा गया है, क्योंकि उन्होंने 1913 में व्यवहारवादी विचारधारा को वो लेकर आए थे, इसीलिए जो व्यवहार यानी कि बिहेवियर है उसके फादर जेबी वॉटसन को कहा गया है। ये क्वेश्चन शॉर्ट आता है जिसे मैंने यहाँ पर शो नहीं किया है, बट इसे आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। थर्ड हमारे सामने जो डेफिनेशन है वो हमारी मन जी ने दी है, उन्होंने 1967 में दिया है, और उन्होंने कहा है कि मनोविज्ञान का संबंध ओनली ऑन वैज्ञानिक छानबीन से है, यानी कि साइकोलॉजी टुडे कंसर्न इटसेल्फ विद द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ बिहेवियर, यानी कि इन्होंने मनोविज्ञान को ओनली ऑन
व्यवहार की वैज्ञानिक छानबीन बताया गया है कि यानी कि जो भी कोई भी पर्सन है, कोई भी प्राणी है, उसके व्यवहार यानी उसके बिहेवियर की इन्वेस्टिगेशन करना कि वह व्यवहार आखिर में होता क्या है, उसके व्यवहार में कैसी कैसी तकनीकें, कैसे कैसे परिवर्तन होते हैं, उसे मनोविज्ञान से जोड़ा गया है। अब हम नेक्स्ट पर आते हैं, हमारे साइकोलॉजी डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस। अब 4 स्टेजेस यानी कि हम मनोविज्ञान के 4 अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर मनोविज्ञान को अच्छी तरीके से एनालाइज यानी कि उसका स्पष्टीकरण दिया गया है। फर्स्ट स्टेज हमारे सामने आती है स्टडी ऑफ द सोल, यानी कि साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ द सोल यानी कि मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय कहा गया है। अब आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय क्यों कहा गया है? क्योंकि इसके अंतर्गत मनोविज्ञान में कुछ प्रश्नों पर बल दिया गया है, पर प्रश्नों यानी कि क्वेश्चनों पर फोर्स दिया गया है कि आत्मा क्या है, इसका स्वरूप क्या है, यह कहाँ रहती है, इसका अध्ययन कैसे संभव है, आदि क्वेश्चनों को एनालाइज करने के लिए मनोविज्ञान ने इसीलिए स्टडी ऑफ द सोल कहा गया है। मनोविज्ञान को स्टडी ऑफ द सोल इसलिए कहा गया है। अब सेकंड जो हमारे स्टेज है यानी कि सेकंड अवस्था है, वो है हमारी स्टडी ऑफ द माइंड और साइंस ऑफ माइंड। इसे स्टडी ऑफ माइंड एंड साइंस ऑफ माइंड क्यों कहा गया है? क्योंकि मनोविज्ञान को मन का अध्ययन करने वाला विषय कहा गया है, यानी कि माइंड, मन का अध्ययन करने वाला, जो हमारा किससे रिलेटेड है? माइंड से। क्योंकि जैसा हमने ऊपर पढ़ा है कि मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय कहा गया है, उसी प्रकार इसी अवस्था में ऐसे ही प्रश्नों का सामना करना पड़ा, जिससे एक नई परिभाषा का परिवर्तन हुआ, एक नई परिभाषा की खोज हुई, इसीलिए इसे स्टडी ऑफ माइंड कहा गया है। अब थर्ड स्टेज हमारे सामने आती है स्टडी ऑफ कॉन्शियस ऑफ बिहेवियर, यानी कि मनोविज्ञान को चेतन व्यवहार का अध्ययन करने वाला विषय कहा गया है। चेतन व्यवहार यानी कि इसको चेतन व्यवहार का विषय इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें मनोवैज्ञानिकों को इस बात पर जोर दिया गया है कि मनोविज्ञान और उसका कार्य करने में एक विधि का प्रयोग किया जाता है, जिसे अंतर्दर्शन विधि का नाम दिया गया है। अंतर्दर्शन मतलब कि जिस विधि के द्वारा हम चेतन, मतलब कि हम बिल्कुल होश, जिस चेतना का मतलब क्या होता है कि हम पूरे होश में हैं और हम जो भी कार्य कर रहे हैं उनको स्पष्टीकरण कि हम क्या कार्य कर रहे हैं, उसे बोलते हैं चेतन का व्यवहार। इसीलिए चेतन के व्यवहार के अंतर्गत इसी बात पर जोर दिया गया है कि अंतर्दर्शन विधि द्वारा उसका पता लगाया जा सके। फोर्थ स्टेज हमारे सामने आती है साइंस ऑफ बिहेवियर। साइंस ऑफ बिहेवियर यानी कि इसे व्यवहार का विज्ञान कहा गया है। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा गया है। और व्यवहार का विज्ञान क्यों कहा गया है? क्योंकि यह मनोविज्ञान की चौथी, वैसे तो सभी को मतलब पता है कि यह मनोविज्ञान की चौथी अवस्था है। इसके अंदर कई परिभाषाओं का निष्कर्ष निकाला गया है और उस निष्कर्ष के आधार पर ही इसे अंतिम परिभाषा के निष्कर्ष के दौरान इसे व्यवहार का विज्ञान कहा गया है, क्योंकि इसके अंदर पूरे मनोविज्ञान के आधार पर इसे व्यवहार से जोड़ा गया है। सो फोर्थ पॉइंट हमारा आता है कंक्लूजन रिगार्डिंग डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि निष्कर्ष। अब हम निष्कर्ष के बारे में पढ़ेंगे कि क्या निष्कर्ष निकला है, यानी कि मनोविज्ञान की परिभाषाओं के संदर्भ में निष्कर्ष। अब ये पढ़ते हैं हम। फर्स्ट, साइकोलॉजी सोल, इट्स सोल, देन इट्स माइंड, इट लॉस्ट इट कॉन्शियस एंड इट स्टिल हैज़ अ बिहेवियर ऑफ शॉर्ट। इन परिभाषाओं के द्वारा यह निष्कर्ष सामने आया है कि जैसे जैसे जो हमारा साइकोलॉजी है यानी कि मनोविज्ञान है, उनकी परिभाषाएं बदलती गई हैं, वैसे ही मनोविज्ञान ने आत्मा का परित्याग किया, उसके बाद इसने मन और फिर चेतना को भी भुला दिया है। परंतु अब इसका संबंध केवल किससे रह गया? ऑनली ऑन बिहेवियर से, यानी कि ऑनली ऑन व्यवहार से इसका संबंध रह गया है। इसीलिए इसे हमारा जो निष्कर्ष है वो स्पष्टीकरण यही हुआ है कि अंतिम बार मनोविज्ञान को बस एक ही वर्ड यानी कि बिहेवियर से, यानी कि व्यवहार से संबंधित किया गया है। अब हम नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो है मीनिंग ऑफ द टर्म ऑफ बिहेवियर, यानी कि व्यवहार शब्द का क्या अर्थ लिया जाए, मतलब व्यवहार होता क्या है, अब उसके बारे में पढ़ेंगे। और जिसे किसने कहा है? हमारे वुडवर्थ ने कहा है 1949 में
सॉरी 1945 में कहा है, और इन्होंने कहा है एनी मैनिफेस्टेशन ऑफ लाइफ इज एक्टिविटी, यानी कि इस कथन का वर्णन वुडवर्थ जी ने 1945 में कहा है, ये तो सभी को पता चल गया होगा। और इसी के अनुसार उन्होंने जीवन की कोई भी अभिव्यक्ति एक क्रिया है, यानी कि जो भी एक्टिविटी हम जीवन में, ये मतलब अपनी लाइफ में कंटिन्यू हम हर टाइम हर पल जो भी एक्टिविटी करते हैं उसे व्यवहार से जोड़ा गया है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ व्यवहार के अंदर चलना उठना बैठना खाना पीना यही सब आता हो, नो, इट्स अबाउट अ रिलेटेड अ माइंड एक्टिविटी, यानी कि हम किसी भी बात पर विचार करना, उस किसी भी बात का अध्ययन करना और किसी भी बात के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में या किसी विषय के बारे में सोचना, इन सब क्रियाओं को व्यवहार के अंदर शामिल किया गया है। अब हम नेक्स्ट आते हैं नेचर ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि नेचर ऑफ साइकोलॉजी का मतलब होता है मनोविज्ञान की प्रकृति। अब प्रकृति का मतलब क्या होता है, इसे किस तरीके से बांटा गया है, किन किन तरीके से मनोविज्ञान को व्यवहार से, तो ये तो सभी को पता चल गया कि यानी कि व्यवहार से जोड़ा गया है मनोविज्ञान को। अब किस तरीके से जोड़ा गया है वो चलिए आइए हम पढ़ते हैं। सबसे पहला है कंटिन्यूटी एंड सिस्टमैटिक वे। अब इसमें विज्ञान की तरह, अब ये तो सभी को पता होगा कि साइंस जो हमारा विज्ञान है वो एक पर्टिकुलर विषय है जिसके अंदर कई सब्जेक्ट्स को, कई कैटेगरीज को एक साथ उसके अंदर बनाया गया है। जस्ट लाइक एज फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, भौतिक, रसायन, हमारे जैव, कुछ भी, मतलब कि उसके अंदर जितने भी विषय हैं उन सबको मिलाकर साइंस बना हुआ है। इसी तरह विज्ञान की तरह अध्ययन, इसके अंदर भी विज्ञान की तरह ही अध्ययन किया जाता है, यानी क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित, यानी कि सिस्टमैटिक वे से इसके अंदर अध्ययन किया जाता है। सेकंड है हमारा फोर्स ऑन फैक्ट्स। फोर्स ऑन फैक्ट्स का मतलब है विज्ञान की तरह इसमें भी सत्य की खोज पर बल दिया जाता है। इसमें ना ही कहीं सुनी बातों को कहा जाता है, ना ही अंधविश्वास को कहा जाता है। इसके अंदर ओनली ऑन, जैसे हम साइंस जो हमारा किस पर डिपेंड है, ओनली ऑन एक्सपेरिमेंट एंड रिसर्च, यानी कि खोज पर डिपेंड है। ऐसे ही जो हमारा मनोविज्ञान है वो सत्य की खोज पर निर्भर है, यानी कि वो किसी भी ऐसी कल्पनाओं को या मतलब फैंटेसी, हमारी जो इमेजिनेशन है उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। ओनली ऑन किस पर बल देता है, ये सत्य की खोज पर। थर्ड पॉइंट आता है हमारे सामने इन्वेस्टिगेशन बाय सिस्टमैटिक वे। इन्वेस्टिगेशन बाय सिस्टमैटिक वे का मतलब होता है हमारा क्रमबद्ध और सुनियोजित ढंग से छानबीन करना। अर्थात हम ये कह सकते हैं इसके अंदर, जैसे साइंस के अंदर हम सबसे पहले अवलोकन करते हैं, फिर निरीक्षण करते हैं, फिर परीक्षण करते हैं या प्रयोग भी करते हैं और उसको सुव्यवस्थित यानी सिस्टमैटिक वे से किया जाता है। ऐसे ही मनोविज्ञान के अंदर हम किसी भी बात को लेकर, किसी भी विषय पर पहले अवलोकन करेंगे, फिर निरीक्षण करेंगे, फिर परीक्षण करेंगे तथा अंत में उसका प्रयोग करके निष्कर्ष निकालकर उसको सुव्यवस्थित ढंग से उसका प्रयोग किया जाएगा। लास्ट पॉइंट आता है हमारे सामने एज अ प्योर एंड अप्लाइड एस्पेक्ट्स का मतलब क्या होता है। अब ये जानते हैं, ये हमारा अंतिम प्रकृति मानी जाएगी इसे मनोविज्ञान की। वैज्ञानिक विषयों के तरह मनोविज्ञान को भी सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक कहा गया। ये तो सभी को पता होगा, ये सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक है, ना कि यह कल्पनाओं पर विश्वास करती है, ना ही यह अंधविश्वासों पर विश्वास करती है। यह सिर्फ एक सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक है, यानी कि जब तक इसे हम करके नहीं देखेंगे, जब तक हम इसके अंदर किसी भी विषय पर किसी भी चीज़ को यानी किसी भी पर्टिकुलर कार्य को सीखने के लिए उसके लिए प्रैक्टिस या अध्ययन नहीं करेंगे, उस कार्य का प्रयोग का पूरा होना सफल नहीं हो पाएगा। इसीलिए ऐसा ही मनोविज्ञान के अंदर भी कहा गया है कि इसे एक सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक कहा गया है, क्योंकि मनोविज्ञान एक ऐसा विकासशील प्राकृतिक या विधायक विज्ञान है जिसके अंतर्गत किसी भी जीवधारी के व्यवहार का उसके पर्यावरण के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। और ये एक हमारी डेफिनेशन है जिसके अंदर सिर्फ यही बताया गया है, साइकोलॉजी इज़ अ डेवलपिंग पॉजिटिव साइंस विच इज़ इनेबल अस टू स्टडी एंड बिहेवियर ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ रिलेशन टू हिज एनवायरनमेंट। यानी कि अभी अभी मैंने यही बात आप लोगों को बताई है ऊपर नेचर ऑफ साइकोलॉजी के अंदर कि मनोविज्ञान एक ऐसा विकासशील तथा प्राकृतिक या विधायक विज्ञान है, यानी कि सिस्टमैटिक
वे का एक विज्ञान है जिसके अंतर्गत या जिसके द्वारा जीवधारी यानी कि किसी भी पर्सन के व्यवहार या उसके पर्यावरण से संबंधित अध्ययन किया जाता है। अब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ इसके अंदर हम सिर्फ किसी भी प्राणी या पर्सन के व्यवहार का ही अध्ययन कर सकें, नहीं, इसके अंदर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप लोग बिल्कुल भी ऐसा सोचें ना कि इसके अंदर सिर्फ एक प्राणी यानी कि किसी पर्सन से रिलेटेड व्यवहार पर यानी कि उसके बिहेवियर का अध्ययन किया जाता है। इसके अंदर किसी भी एनिमल के व्यवहार का अध्ययन किया जाना भी मनोविज्ञान कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे सामने स्कोप के बारे में। अब हम ये पढ़ेंगे स्कोप ऑफ साइकोलॉजी बाय डिफरेंट सोर्सेज। अब डिफरेंट सोर्सेज यानी कि अब इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि अब इसकी उपयोगिता क्या है, इसका क्षेत्र क्या है, अब हम ये पढ़ेंगे। यानी कि सिंपल शब्दों में कहा जाए तो मनोविज्ञान के क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे कि इसका क्षेत्र कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है और इसकी उपयोगिता क्या क्या है, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो सबसे पहला आता है हमारा पॉइंट जर्नल साइकोलॉजी। जर्नल साइकोलॉजी का मीनिंग होता है यानी कि उसका अर्थ है सामान्य मनोविज्ञान। अब सामान्य मनोविज्ञान में क्या होता है ये पढ़ते हैं। सामान्य मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति किसी भी कारणवश या किसी भी दोष से ग्रहित नहीं है या किसी भी कारणवश वो असामान्य नहीं है, यानी कि वो बिल्कुल नॉर्मल है। ना उसके अंदर कोई अपंगता है, ना कोई उसके अंदर विकलांगता है। वो जो इंसान सामान्य है, बिल्कुल पूर्ण रूप से सामान्य है और जिसे एक सामान्य कैटेगरी में रखा गया है, वह व्यक्ति जनरल साइकोलॉजी यानी कि सामान्य मनोविज्ञान में आ जाता है। और सेकंड है हमारा एबनॉर्मल साइकोलॉजी। एबनॉर्मल साइकोलॉजी क्या होता है अब ये जानेंगे। एबनॉर्मल साइकोलॉजी सिंपल सा आपको पता चल गया होगा जनरल साइकोलॉजी से कि जनरल साइकोलॉजी के अंदर वे व्यक्ति आते हैं जो कि बिल्कुल सामान्य हैं, जिनको कोई भी किसी भी कारणवश कोई भी अपंगता नहीं है। और सेकंड पॉइंट हमारा एबनॉर्मल साइकोलॉजी, और इसके अंदर सिर्फ वे व्यक्ति आते हैं जो किसी ना किसी कारणवश अपंग हैं, चाहे वो दृष्टिहीन है, चाहे वो किसी भी बीमारी से ग्रस्त है, उसको एबनॉर्मल साइकोलॉजी कहा गया है, यानी कि एबनॉर्मल असामान्य मनोविज्ञान कहा गया है। थर्ड है हमारा क्लिनिकल साइकोलॉजी। अब हम जो हमारा मेन जो पॉइंट है वो क्लिनिकल साइकोलॉजी से स्टार्ट होता है, शुरू होता है। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है, नैदानिक मनोविज्ञान। अभी हमने ऊपर हमारा जो सेकंड पॉइंट था एबनॉर्मल साइकोलॉजी यानी सामान्य मनोविज्ञान असामान्य मनोविज्ञान पढ़ा, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि इसके अंदर वे उन व्यक्तियों को शामिल किया जाता है जो किसी न किसी कारणवश क्या है, दोषित है, या मतलब कि उनको ना कोई दोष लगा हुआ है उनके ऊपर, वो किसी न किसी तरीके से अपंग है, विकलांग है। अब उनका अध्ययन करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्लिनिकल साइकोलॉजी यानी नैदानिक मनोविज्ञान की। अब उन असामान्य व्यक्तियों का अध्ययन करने के लिए वो किस वजह से हैं, उनकी विकलांगता, उनकी अपंगता के पीछे क्या कारण है और उसको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है, इसके लिए हमारी क्लिनिकल साइकोलॉजी यानी नैदानिक मनोविज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। फोर्थ पॉइंट अब आता है हमारा सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी यानी कि सामाजिक मनोविज्ञान। इसके अंदर व्यक्ति के व्यवहार का उसके सामाजिक परिवेश के संदर्भ में समूह या सामाजिक दायरे के अंतर्गत निष्कर्ष निकाला जाता है, यानी कि सोशल। अब सोशल का मतलब आप लोगों को सोशल से ही पता चल रहा होगा, सामाजिक, यानी कि इसके अंदर जो हमारे समाज में किसी भी कोई भी पर्टिकुलर व्यक्ति है उसका समाज से क्या संबंधित है, समाज से वो कैसे संबंध रखता है, उस चीज़ के बारे में निष्कर्ष निकाला जाता है, उसका स्पष्टीकरण किया जाता है इस वाले मनोविज्ञान में। फिफ्थ पॉइंट हमारे सामने आता है क्राइम साइकोलॉजी, यानी कि इसे हम क्रिमिनल साइकोलॉजी भी कह सकते हैं या क्राइम साइकोलॉजी कुछ भी कह सकते हैं। यानी कि इसके अंदर आपराधिक मनोविज्ञान, इसे हिंदी में, शुद्ध हिंदी में अगर हम बात करें तो आपराधिक मनोविज्ञान कहा गया है। और इसे आपराधिक मनोविज्ञान आप खुद अपने माइंड से भी इसे मतलब कि जो कॉमन सेंस लगाने वाली बात होती है वो इसके अंदर हम अपने मन से या माइंड से भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ उन व्यक्तियों को रखा जाता है। ऐसा तो नहीं है कि अगर हम कोई भी अपराध करें या कोई भी अन्य व्यक्ति है या पर्सन है, कोई भी अपराध कर रहा है तो वो जानबूझ के कर रहा है। उसकी मनोदशा, उसकी
कोई भी अपराध करने की जो वजह होती है उसको एनालाइज, उसको स्पष्टीकरण किया जाता है इसके अंदर, कि उसकी ये मनोदशा किस वजह से हुई है, वह इस अपराध को क्यों करना चाहता है, या उसने वह अपराध ये क्यों किया है, उसका पता लगाया जाता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन, उसकी खोजबीन की जाती है क्राइम साइकोलॉजी के अंदर। लास्ट पॉइंट आता है हमारा चाइल्ड साइकोलॉजी। वैसे तो मनोविज्ञान का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है, इसे मतलब अध्ययन करना काफ़ी, अगर हम अच्छी तरीके से एनालाइज करें तो हम इसे बहुत अच्छी तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। बट यहाँ पर मैंने सिर्फ उन पॉइंट्स को शो किया है जो हमारे शॉर्ट KVS के एग्ज़ाम के अंदर आते हैं, जिनसे संबंधित प्रश्न हमारे KVS एग्ज़ाम में आते हैं, तो उन्हीं पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे शामिल किया है। तो लास्ट पॉइंट आता है हमारा चाइल्ड साइकोलॉजी, यानी कि बाल मनोविज्ञान। अब ये तो सभी को पता होगा, क्योंकि KVS एग्ज़ाम के लिए CTET कंपलसरी है, और CTET के अंदर चाइल्ड साइकोलॉजी यानी बाल मनोविज्ञान तो ज़रूर आता है। बाल मनोविज्ञान यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसे बाल विकास या कुछ भी तुम कह सकते हो, उससे रिलेटेड वो जो उस विषय के अंदर भी यही बताया जाता है कि हमारा जो बाल मनोविज्ञान है वो होता क्या है। उसके अंदर बाल्यावस्था से लेकर हमारे जो प्रौढ़ावस्था, जितने भी अवस्थाएं होती हैं उन सब के बारे में बताया जाता है। वही पॉइंट हमारा KVS यानी कि इस विषय के अंदर भी जोड़ा गया है, यानी साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी में, बाल मनोविज्ञान के अंदर भी यही पॉइंट शामिल किया गया है कि इसके अंदर बाल्यावस्था में होने वाले क्रमिक विकास, व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं और मनोदशाओं का अध्ययन किया जाता है, कि बाल्यावस्था से लेकर हमारी प्रौढ़ावस्था, जितनी भी अवस्थाएं होती हैं हमारे जीवन पर्यंत तक, उन सभी अवस्थाओं का क्रमिक विकास, उसके क्रमिक विकास का अध्ययन, उसके व्यक्तित्व से अध्ययन, उसकी मनोदशा से अध्ययन, सबको जोड़कर आसानी से उसको कंप्लीट किया जाता है। तो ये थी हमारा मनोविज्ञान का क्षेत्र। वैसे तो मैंने अभी आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ, और अभी भी बता रही हूँ मैं, कि जो मनोविज्ञान का क्षेत्र है वो बिल्कुल मतलब कि छोटा नहीं है, उसे काफ़ी विस्तृत, अगर हम विस्तृत तरीके से पढ़ना चाहें तो उसे हम विस्तृत तरीके से भी पढ़ सकते हैं, जिसके लिए हमें काफ़ी बुक्स की ज़रूरत, कई बुकों में, या जितनी भी बुक्स हैं हमारी, जैसे कोई सी भी बुक ले लो आप, जिसके अंदर हमें KVS के मनोविज्ञान यानी KVS मनोविज्ञान से रिलेटेड कोई भी बुक है, उसके अंदर मनोविज्ञान का क्षेत्र को काफ़ी विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। पर यहाँ पे मैंने ओनली सिर्फ उन पॉइंट्स को रखा हुआ है जो KVS एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, जिनके आधार पर। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी। अब एप्लीकेशंस ऑफ साइकोलॉजी क्या होता है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी का अर्थ क्या होता है, मनोविज्ञान की उपयोगिताएं। अब उपयोग है, पहले हमने क्षेत्र के बारे में पढ़ा था, अब हम उसकी उपयोगिता की पर्टिकुलर, मतलब कि हमारा जो मेन मोटिव है मनोविज्ञान का वो है क्या। मोटिव यानी कि उसका मेन जो मकसद है, यानी कि मेन जो कारण है मनोविज्ञान का पढ़ने का, वो है क्या। मनोविज्ञान की उपयोगिता कहाँ कहाँ पर होती है। सबसे पहला पॉइंट आता है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। जो हमारा सबसे मेन मोटिव, जो हमारा मेन पॉइंट है हमारा, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान की उपयोगिता। अब ये तो सबसे मेन पॉइंट है हमारा, जो शिक्षा से रिलेटेड है, क्योंकि इसके अंदर शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास तथा उसके व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाने पर बल दिया जाता है। अब वैसे तो अगर कोई हमसे ये पूछे कि एजुकेशन क्या है, यानी कि शिक्षा क्या है, शिक्षण क्या है, तो हर कोई यही जवाब देता है कि किसी भी व्यक्ति के विकास में, उसके व्यक्तित्व में विकास करना, सर्वांगीण और अच्छा विकास करना, कि उसके अच्छा डेवलपमेंट हो, उसको शिक्षण या एजुकेशन कहा जाता है। इसीलिए, और वही पॉइंट हमारा मनोविज्ञान में जोड़ा गया है कि जिसके अंदर किसी भी शिक्षार्थी के व्यक्तित्व का सर्वांगीण यानी कि पूर्ण रूप से विकास करना, और उसके व्यवहार के अंदर कोई ना कोई परिवर्तन हो। ये ऐसा नहीं है कि उसके व्यवहार में कोई ना कोई परिवर्तन नहीं होगा, ज़रूरी नहीं है कि जो उसके व्यवहार में जो परिवर्तन हो रहा है वो अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, उससे मैटर नहीं करता, परिवर्तन ज़रूर होना चाहिए। उसी परिवर्तन के ऊपर फोर्स दिया जाता है, यानी कि बल दिया जाता है, और उस टाइम हमें मनोविज्ञान की उपयोगिता होती है। सेकेंड पॉइंट आता है हमारे सामने इन द फील्ड ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। इन द फील्ड ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग का मतलब होता है निर्देशन एंड परामर्श के क्षेत्र में मनोविज्ञान की उपयोगिता। अब ये कैसे हो सकता है, अब ये जो पॉइंट है ये आप खुद
स्पष्ट कर सकते हैं, खुद अपने माइंड से या कॉमन सेंस से इसको अच्छी तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। इसका जो मेन गाइडेंस एंड काउंसलिंग के ज़रिए आप इसको अच्छी तरीके से अपने माइंड से पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं कि इसके अंदर क्या पॉइंट हो सकता है। अब मैं बताती हूँ इसके अंदर मैं बता देती हूँ इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट होते हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति की ज़िंदगी से, अब ऐसा तो नहीं है कि किसी भी व्यक्ति के लाइफ में यानी उसके जीवन में कोई भी ऐसा मोड़ नहीं आता हो जहाँ पर उसे किसी के परामर्श या निर्देशन की हेल्प नहीं होती, उसकी नहीं पड़ती है, हेल्प नहीं पड़ती है। चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो 12th स्टैंडर्ड का हो, चाहे वो ग्रेजुएशन कर रहा हो, चाहे वो किसी भी लाइफ के किसी भी स्टेज पर हो, उसे किसकी ज़रूरत पड़ती है? गाइडेंस की। और उस गाइडेंस को प्राप्त करने के लिए, उस गाइडेंस को पाने के लिए हमें मनोविज्ञान की आवश्यकता होती है। चाहे ऐसा नहीं है कि वो गाइडेंस सिर्फ हमें एजुकेशन से रिलेटेड हो, वो गाइडेंस हमारे व्यापार से, हमारी पर्सनल लाइफ से, हमारी व्यक्तिगत ज़िंदगी से भी जुड़ी हो सकती है। थर्ड पॉइंट आता है हमारा इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। अभी हमने मनोविज्ञानी के क्षेत्र में क्या पढ़ा था? हमने थर्ड पॉइंट पढ़ा था क्लिनिकल साइकोलॉजी। सेम टू सेम यह पॉइंट भी हमारा इसी से जुड़ा हुआ है, यानी कि इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, यानी कि अब हम इसके अंतर्गत बस यही चीज़ पढ़ेंगे, चिकित्सा के क्षेत्र में मनोविज्ञान की क्या आवश्यकता होती है, यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में कैसे हो सकती है। ये सिंपल हमारे सामने बहुत सरल सवाल है कि शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान की कैसे आवश्यकता पड़ सकती है। इसके अंतर्गत कोई भी चिकित्सक तब तक चिकित्सा कार्य में सफल नहीं हो सकता जब तक वह किसी मरीज का इलाज कर रहा है। यानी कि अब सिंपल शब्दों में अगर हम कहें कि अगर कोई डॉक्टर है और वो किसी मरीज का इलाज कर रहा है, तो उन दोनों के बीच में जब तक कोई विश्वास नहीं होगा, ना तो अगर डॉक्टर का मरीज के प्रति विश्वास नहीं होगा, मरीज का डॉक्टर के प्रति विश्वास नहीं होगा, तो उन दोनों जो मरीज है वो अच्छी तरीके से सफल नहीं हो सकता। यानी कि डॉक्टर अपने तरफ से पूरी तरह सफल नहीं हो सकता, और जो मरीज है उसको बिल्कुल संतुष्टि नहीं हो सकती कि मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ। ये एक विश्वास उन दोनों के बीच में किस वजह से होता है? सिर्फ और सिर्फ मनोविज्ञान की वजह से होता है। और उसी टाइम जो मनोविज्ञान है वो हमारा कार्य करता है, तो इसीलिए इसे चिकित्सा का मनोविज्ञान कहा गया है। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा इन द फील्ड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ। अब ये जो पॉइंट है हमारे खुद से, यानी कि हमारे आत्मविश्वास से रिलेटेड है। अब जो मतलब कि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स लाइफ में मैंने खासकर देखा है कि जो लोग इंटरव्यू देने जाते हैं, जो KVS के या कई KV स्कूलों में या अदर जॉब से रिलेटेड देने जाते हैं इंटरव्यू, तो उनमें जो आत्मविश्वास की कमी होती है वो सिर्फ इसी वजह से होती है कि उनमें किसी ना किसी बात का डर लगा रहता है, और उसको डर को दूर करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? हमें सिर्फ ओनली मनोविज्ञान की ज़रूरत पड़ती है। ये कैसे पड़ती है? यह कहना बिल्कुल सही होगा कि स्वयं के पूर्ण और सर्वांगीण विकास में जितनी सहायता मनोविज्ञान के ज्ञान और समझ द्वारा हो सकती है, उतना किसी भी विषय द्वारा नहीं हो सकती। यानी कि मनोविज्ञान के द्वारा ही हम अपने आत्मविश्वास का सही उपयोग कर सकते हैं, और ये हम अच्छी तरीके से जान सकते हैं या जानते भी हैं कि आत्मविश्वास को कैसे अच्छी तरीके से सही जगह पर प्रयोग करना है, आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाना है, और ये सब किसकी वजह से होता है? हमारा सिर्फ और सिर्फ मनोविज्ञान की वजह से। लास्ट पॉइंट आता है इन द फील्ड ऑफ एडजस्टमेंट एंड हेल्थ, यानी कि समायोजन एंड मानसिक स्वास्थ्य हेतु मनोविज्ञान की उपयोगिता। अब इसके अंतर्गत क्या आता है? इसके अंतर्गत बस यही पॉइंट आता है हमारा इन द फील्ड ऑफ एडजस्टमेंट एंड हेल्थ का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य की। अब ये तो सभी को पता होगा कि किसी भी व्यक्ति है, जब तक अगर कोई व्यक्ति है अपने स्वास्थ्य को, मतलब कि सरल भाषा में अगर हम कहें कि अगर हमें अपने स्वास्थ्य की परवाह ना हो और हम कुछ भी खाए पिए, कुछ भी मतलब कि परहेज ना करें, तो हमारा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। पर अगर हम खुद ही अपने स्वास्थ्य पर कंट्रोल करेंगे, यानी कि हम अपने खुद ही स्वास्थ्य से समायोजन कर लेंगे, तो हमारा जो सुखी स्वास्थ्य है वो कहीं
हमसे दूर नहीं रहेगा, यानी कि हम अपने स्वास्थ्य को सुखी रखने में सफल हो जाएंगे। इसीलिए मनोविज्ञान का जो संबंध है वो समायोजन और मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने में भी होता है। इसीलिए सही अर्थों में कहा गया है कि मनोविज्ञान जीवन का विज्ञान है, यानी कि हमारे जीवन से रिलेटेड है, जो हमें जीवन को अच्छी तरीके से समझने और उसे अच्छी तरीके से जीने में योग्य बनाता है। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है, जिसके अंदर हमने मनोविज्ञान के बारे में पढ़ा, मनोविज्ञान के हमने अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र के बारे में पढ़ा। Thanks for watching. Next video will be short questions which is related by the KVS exam. Please subscribe this channel and share this video for updates. अब सब्सक्राइब का पॉइंट ये है हमारे सामने कि अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे अच्छा फीडबैक मिलेगा, ताकि मैं KVS के अलावा और भी जितने भी टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं, मैं उनसे रिलेटेड एग्ज़ाम्स की वीडियो, उनके क्वेश्चनों की वीडियो आप सभी के सामने ला सकूं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, जितना हो सके उतना शेयर करें, व्हाट्सअप, FB जैसे भी हो शेयर करें, ताकि मुझे अच्छा फीडबैक मिले और मैं इसी तरह आपके सामने वीडियो ला सकूं। थैंक्स टू ऑल, लाइक टू ऑल।